नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज़ रूम लाइव। आज विशेष समाचार हैं या कहें विशेष डिबेट है, विशेष संवाद है, विशेष चर्चा है। वजह यह है कि अब महिला सशक्तिकरण के लिए जो एक नया कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है, उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। खासतौर पर महिलाएं कितनी सशक्त होंगी, ये सिर्फ नंबर बढ़ाएगा या वाकई में उन्हें सशक्त करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसे समझने की कोशिश करेंगे आज की हमारे इस चर्चा में और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो महिलाओं की तस्वीर है वो बदलेगी, तकदीर बदलेगी या सिर्फ ये एक राजनीतिक दांव होकर रह जाएगा। इसे समझने की कोशिश करना होगा। दशकों तक इंतजार के बाद 2023 में एक खुशी थी आई इस बिल के रूप में, लेकिन कहते हैं इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये लागू नहीं हो पाया। लागू होने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको परिसीमन की जरूरत पड़ेगी। यहीं पर विवाद अटका हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि भाई परिसीमन आप नहीं चाहते हैं इसलिए आपने अड़ंगा अटका दिया है, जबकि दूसरी तरफ जिस तरह से सत्ता पक्ष है वो लगातार कह रहा है कि हम ईमानदारी से महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करेंगे भाई ये जो ये पूरा मामला है, क्या ये परिसीमन में अटक कर रह जाएगा, जाति जनगणना में अटक कर रह जाएगा या वाकई में जिस हक की हकदार हैं महिलाएं वो उनको मिलेगा। इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, कितनी सशक्त हो पाएंगी या फिर प्रॉक्सी राजनीति का शिकार हो जाएंगी। जैसे कि आपने सुना होगा, कहा जाता है सरपंच पति कहा जाता है ना, फिर विधायक पति भी कहा जाता है। हाँ, और ऐसे में ज़रूरी ये है कि क्या वाकई में जो महिलाएं मैदान में उतरेंगी वो अपने स्वतः निर्णय ले पाएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत अच्छे निर्णय लेती हैं क्योंकि वो सृजनकर्ता होती हैं, वो अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत बेहतर ढंग से चला पाती हैं। जब इतना सब कुछ है तो उसके बावजूद भी आज भी हम 33% आरक्षण पर। सवाल तो ये है कि आधी आबादी की बात हो रही है तो फिर 50% आरक्षण भी होना चाहिए। बहुत सारे खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, न सिर्फ महिलाएं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी को कहूंगी इकराम जी विस्तार से पूरा जो ये न्यूज़ रूम है ये थोड़ा दिखाएंगे। और हमारे जो मेहमान हैं आज बेहद खास, क्योंकि यहाँ पर अभी जो संख्या दिख रही है 1 2 3 4 5 महिलाओं की, लेकिन इनके बीच जो दो बैठे हुए हैं पुरुष, उनके चेहरे भी देखने लायक है, वो देखना दिलचस्प होगा। एक तो वैसे महिलाओं के साथ बैठे हैं तो कह रहे हैं कि हम कितनी बात रख पाएंगे। अच्छा, पुरुष समाज जो पहले से डरा हुआ है भाई, ये जो अभी तक आरक्षण नहीं मिला उसके बाद ये है, तो जब आरक्षण मिल जाएगा तब हमारा क्या होगा, इस डर के बीच इसे जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कौन कौन है आज हमारे न्यूज़ रूम में। विशेष मेहमान हमारे साथ बैठी हुई हर्षिता पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़ की, हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा कर रही हैं। इस तरफ मेरे यदि आप देखेंगे सीधे हाथ की तरफ वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत मुखरता से बोलती हैं कांग्रेस की बात। और शताब्दी पांडे जी ठीक मेरे उल्टे हाथ की तरफ हैं, बहुत स्वागत है शताब्दी जी आपका भी, शताब्दी जी, और प्रवक्ता बीजेपी नेता। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरी तरफ बैठी हुई प्रगति वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, इन्होंने भी समय निकाला है। और अब देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, कौन कितना दमदार इसमें दिखता है, देखना दिलचस्प होगा। दो जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर सलीम राज, अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ के, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ है सलाम रिजवी साहब जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और मैं पहला आप ही से ले लेती हूँ रिएक्शन। वैसे तो महिलाएं, आप हर बार कहते हैं ना क्यू में भी पहले महिलाएं, ऐसा अब तो बराबरी पे आने वाली हैं, तो अब मैं शुरुआत आज आपसे कर रही हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है इस पर आपका? कांग्रेस कितनी जो है वो क्योंकि महिलाओं का मामला है भाई, आगे तो आप लोग भी लंबे समय तक इसे लागू करने की बात करते रहे, लेकिन अब ये ज़मीन पर उतर जाएगा। कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं करी है, लाने वाली ही कांग्रेस है। राज्यसभा में पास कराने के बाद में लोकसभा में किसी कारणवश अटक गया था, वरना तो ये बहुत पहले आ चुका होता। अभी जो आरक्षण बिल लाया गया उसमें कहीं पर राजनीति की बू आ रही, ईमानदारी से पेश किया गया नहीं लगता। इसकी बहस भी चल रही है अभी लोकसभा में, और इसमें विपक्ष को साथ में लेकर अगर कि ये बिल आता, जल्दबाजी में ना लाके विपक्ष को साथ में लेकर अगर इसको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर ये बिल आता तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती इस देश के लिए। नहीं तो लोकसभा में तो भाई सभी दल होते हैं, सत्ता पक्ष भी बैठा होता है, विपक्ष भी बैठा होता है। अब देखिएगा ना, अभी वो बहुमत के आधार पर पास हो जाएगा, लेकिन विपक्ष की बातें सुनी नहीं जाएगी, जबकि स्वतंत्र ये होता है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता इस बात की होती है कि विपक्ष को भी सुना जाए, उनके भी कुछ मुद्दों को उसमें शामिल किया जाए। एक तरफा आप निर्णय लेके बहुमत के आधार पर अगर पास करा लोगे तो वो स्पष्ट नहीं माना जाता। चलिए हर्षिता पांडे जी,
कितना खुश होले महिलाएं, 23 से तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं परिसीमन का मामला जो है अड़ंगा है इसमें, और आपने बेहद मतलब कुल मिला के आने वाले समय में चुनाव भी हैं और इन सबको देखते हुए एक दाव खेला है। वास्तव में कोई फायदा होने वाला नहीं है महिला आरक्षण का। महिलाओं के माथे पे स्वाभिमान का चंदन, नारी शक्ति वंदन। तो मुझे लगता है सभी को खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। और लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि जब सामने वालों के पास कुछ पॉइंट नहीं बचता तो कुछ तो लोग कहेंगे खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। तो मुझे लगता है कि हमको एक बड़े दिल से स्वागत करना चाहिए। पहली बार ये हो रहा है कि 7.5 दशकों का इंतज़ार बहनों का ख़त्म होने जा रहा है, और लोकसभा और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व, अभी भी हम देश की बात करते हैं तो हम लोकसभा में हम जो है 14% पे हैं। अगर हम विधानसभाओं की बात करते हैं तो 4000 से अधिक विधानसभा इस देश में है, लेकिन प्रतिशत जो है वो दहाई में नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है, राष्ट्रीय औसत से हम 21% विधायक हमारे बीच हैं। पर मुझे लगता है कि किंतु परंतु अगर मगर इसके बिना एक खुले मन से आइए, हम सभी महिलाओं का ये उत्सव है, इसमें किंतु परंतु करके अपनी मानसिकता जो एक बड़े हृदय से, एक उदारता से युगांतर परिवर्तन होने जा रहा है। एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में नारी शक्ति को केंद्र में जो है वो विकास की धुरी, जो अभी तक वुमेन डेवलपमेंट की बात होती थी, कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती थी, अब वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात होने वाली है, वुमेन लेड एम्पावरमेंट की बात होने वाली है। तो मुझे लगता है सभी को बड़े मन से इसको स्वीकारना चाहिए। और लोकसभा है, लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है कि कोई अंतिम है, ये भी 106वां संशोधन है। तो मुझे लगता है कि अगर आगे कभी ज़रूरत लगेगी तो उसके लिए देखिए, मोदी जी ने जो कहा, ये एक बड़ी उन्होंने लकीर खींची है कि इसका श्रेय सबको जाता है। तो श्रेय की चिंता ना करें, श्रेय का हो ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं स्वतः सबको इसका श्रेय दे चुके हैं। जी। तो मुझे लगता है अब तो हर्षिता जी, फिर इतनी जल्दी क्यों, जब श्रेय की वो नहीं है, होड़ तो नहीं? कि विपक्ष तो कह रहा है कि आपने जल्दी की है इस मामले में, आप जातिगत जनना करवा लीजिए। कब से वो बेचारे यात्रा भी निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है और आप इसके पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि 70 से अधिक सालों का इंतज़ार, और 96 के बाद भी अगर हम बात करते, देखिए एक बार आप कोई बिल ले आए, यदि नीति और नियत में एकरूपता होती, ईमानदारी होती, तो मुझे लगता है एक परिवार और एक दल का राज 50 वर्षों से अधिक भारत ने देखा है। आपको इमरजेंसी के समय याद नहीं आया, बहुत सी चीज़ों के समय आपके ऐसे बहुत से निर्णय हैं। महिलाओं के समय पता नहीं कहाँ पे आपकी गाड़ी अटक जाती थी। ये वो राष्ट्रीय दल बात कर रहा है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, महासचिव एक महिला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चिंतन मनन करना चाहिए। जल्दी कहाँ है? अब कह रहे हैं 2 जगह चुनाव है, संघीय व्यवस्था है, 5 साल में कहीं ना कहीं का चुनाव रहता ही है। अगर 23 की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव था, उस समय लाते तो कहते कि छत्तीसगढ़ का चुनाव था, मध्य प्रदेश का चुनाव था। तो मुझे लगता है कि ये सोच जो है ये आप लोगों की है कि आप लोग को कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को, विपक्षियों को कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या कहा जाए, तो कभी परिसीमन की बात करते हैं, कभी जाति गणना की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कहीं इलेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं बार बार कहती हूँ कि थोड़ा सा मन बड़ा कीजिए और अपनी पीड़ा को दर्शाइए मत, क्योंकि 50% जो है वो महिलाएं, और लोकसभा का मतदान बताता है कि पुरुषों से अधिक सक्रियता जो है शताब्दी जी, वंदना जी जो है महिलाओं ने वोट डालने में दिखाई है। तो सम्मान करना चाहिए, उदारता से इसका बिल्कुल ठीक है। कई राज्यों में महिलाओं की बदौलत सरकारें चल रही हैं। बड़ा दिल रखिए, वंदना जी कह रहे हैं आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप बड़ा दिल नहीं रख रही हैं, दिल खोल के स्वागत नहीं कर रही हैं। फ़ायदा तो आपका भी होगा ना जब आरक्षण लागू हो जाएगा। इंतज़ार तो आपके समय में भी बहुत किया हम लोगों ने। देखिए, स्वागत की यदि बात है तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं को हमेशा से सशक्त बनाने के काम किए हैं। जब महिलाएं 4 दीवारी से जब बाहर नहीं निकलते थे, तो आपको याद होगा सोनल जी कि जो पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी जी है, उस समय महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए ग्राम पंचायतों में उनको आरक्षण के लिए वो सबसे पहले कदम उठाया था। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, वो करके दिखाती है। नींव तो हमने रखा था, और नींव रखने के साथ साथ हम इस पर कंटिन्यू काम भी कर रहे थे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2010 में आपने देखा है कि राज्यसभा में हमने एक विधेयक लाया था और राज्यसभा में इसको पारित भी हुआ था। लेकिन किस वर्ष का किसी कारणवश से यह विधेयक पास नहीं हो पाया। और अभी यदि मैं बोलूं कि नारी शक्ति वंदन जो अभी अधिनियम जो नियम लागू कर रहे हैं, इसमें किंतु परंतु इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको याद होगा जब 2023 में जब ये चर्चा हुई थी,
तो हमारे यहाँ से ये स्पष्ट कहा गया था कि आप इसको लागू कर दीजिए, ताकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, उसका अधिकार मिलेगा। तो गृह मंत्री जी का ये कहना था कि हम पहले जनगणना करवाएंगे, परिसीमन करवाएंगे, उसके बाद जो 33% जो महिला आरक्षण है उसको लागू करेंगे। अब 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो यू टर्न ले रहे हैं? मेरे को यही एक प्रश्न पूछना है आपके माध्यम से, ऐसा क्या हो गया कि वो यू टर्न ले रहे हैं और 2000 जो आधार बना रहे हैं, 2011 के जो जनगणना का आधार बनाया जा रहा है, यदि 2011 के जनगणना को आधार बना करके यदि 33% आरक्षण लागू करेंगे तो मेरे को लगता है आधी आबादी, पूरा हक उनको अधिकार नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हम 2026 की जनगणना की बात करते थे, लेकिन 2011 को आधार बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई? ठीक है, इसको समझेंगे, लेकिन इस वक्त गृह मंत्री देश के अमित शाह क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं, क्योंकि वो इसी पर बात कर रहे हैं। रुक करते हैं। जो भ्रांति फैला रहे वो शायद न समझते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। माननीय वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं, जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात, सुनिए ना, बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट ना कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए, सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे भी। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है, 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। अब उन्होंने कहा कि वृद्धि कैसे करोगे? आप 550 इतना तो समझ जाएंगे भाई। मैं केजी कहा तो तुम 7 अर्थ में केजी की तरह करने लगे। मान्यवर, इन्होंने कहा कि ये बिल में लिखा नहीं है। सांसद ज्योतिमणि और दक्षिण के कई सारे सांसदों ने कहा, मेरा कल समय ले मैं पढ़वा दूंगा। वैसे समय लेने की जरूरत भी नहीं है, कल मैं सदन के सामने ये डिटेल पूरा देश समझ पाए इस तरह से समझा दूंगा।
मान्यवर डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र आया कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। मान्यवर, एक वाक्य आया कि तमिलनाडु बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मान्यवर, मान्यवर, मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे। तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ 27 की बात करें, यहाँ हालांकि वो जीतेंगे नहीं, वो अलग बात है, मगर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि सत्ता बनाए रखने की लालसा में लागा है। मान्यवर, ऐसा जो लोग कहते हैं कि कुछ नेता 130 करोड़ की आबादी के जनमत को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हमारी शक्तियों के आकलन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम तो उस बात में मानने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता नागरिक के वोट से और नागरिक के दिमाग से ही तय होती है। राजनेता, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती। 130 करोड़ का जनमत कौन मैनिपुलेट कर सकता है ऐसा? और अगर कर पाते तो हम तो जीतते ही नहीं। आप सत्ता में बैठे थे, हम कैसे जीतते? मान्यवर, इमरजेंसी डालने के बाद भी जनमत मैनिपुलेट नहीं होता है, इस देश का इतिहास है। और जहां तक लोकतंत्र को खत्म करने की बात करी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, इस सदन में एक सांसद के नाते कहता हूं, किसी की भी ताकत नहीं है इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की। जिन्होंने प्रयास किए हैं इमरजेंसी के वक्त, जनता ने उनको खत्म कर दिया था, लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ। और मान्यवर, लोकतंत्र इस तरह से खत्म नहीं है। मलविंदर सिंह, अपना आपका भाषण बाकी है, जब उसमें बोल देना। मलविंदर सिंह कंग। प्लीज ऑन द माइक। माइक। तो लगातार चर्चा जारी है और जिस तरह से नारी शक्ति के अभिनंदन के लिए पूरा देश तैयार है, इस बीच विपक्ष के अपने सवाल हैं और हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। अभी आप देश के गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे कि भ्रम फैलाने की कोशिश परिसीमन के नाम पर। उन्होंने कहा कि सीटें घटेंगी नहीं, क्योंकि आपको बता दें दर्शकों की संख्या बढ़कर ये भी कहा जा रहा है कि 850 तक पहुंच जाएगी। लोकसभा की बात मैं कर रही हूँ। यदि ऐसा हुआ तो ऐसे में विपक्ष को ये चिंता है कि जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ की सीटें कम होगी, लेकिन अभी गृह मंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कम नहीं होंगी, ये बढ़ जाएंगी।
जाएंगी। इसी तरह ये कहा जा रहा था कि जो उत्तर भारत है वहाँ की सीटें काफ़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन कुछ आंकड़े भी मेरे पास जो चौंकाते हैं कि जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, यानी हम खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, तो वहाँ की विधानसभा में महिलाओं को सबसे कम अभी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इसे मध्य प्रदेश भी शामिल है। हालांकि इतनी बेकार अवस्था में छत्तीसगढ़ नहीं है, आपको बता दें। और एक और चौंकाने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। देश के इन तमाम राज्यों के साथ साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, रायपुर महापौर मीनल चौबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा है। प्रथम नागरिक हैं शहर की, और साथ ही साथ मीनल जी लगातार जो है सरकार इस पर काम भी कर रही है, एक आयोजन भी कर रही है। हम देख रहे हैं 2-3 दिन से आप लोगों के खूब आयोजन हो रहे हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? अब आएगी क्या शक्ति 33% आरक्षण जमीन पर आने के बाद? देखिए, मैं भी खुश हूँ और मेरी शहर की बहनें भी खुश हैं, और मुझे लगता है कि आम जनता भी इस निर्णय से बहुत खुश हैं। अभी तक महिलाओं को वोट बैंक समझा जाता था, मगर अब आधी आबादी को पूरी आज़ादी मिल रही है। और अभी तक हम सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे, मगर जब संसद में और विधानसभा में जब हम कोई नीति बना रहे हैं, नीति निर्धारण में जब महिलाओं की सहभागिता होगी तो इससे बढ़ के अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अभी भी बहनें राजनीति कर रही हैं, मगर जब 33% आरक्षण हो जाएगा तो और अच्छे लोग, शिक्षित लोग, जिनकी हमको दरकार रहती है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते, पर जब 33% सीट है आरक्षित हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा में, तो मुझे लगता है अच्छे लोग भी राजनीति में आएंगे। कुछ चीज़ें जो पुरुष वर्ग सोच सकते हैं वो महिलाएं नहीं सोच सकती, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो महिलाएं सोचती हैं वो पुरुष वर्ग नहीं सोच सकता। तो जब हमारी नीतियों का निर्धारण होगा तो इसमें दोनों का जब सामंजस्य बनेगा तो मुझे लगता है इससे कि प्रदेश की और देश की और शहर की सभी जगह की सूरत जरूर बदलेगी। ठीक है मीनल जी, ये प्रॉक्सी राजनीति जो होती है ना, इससे कितना इत्तेफाक रख रही हैं? आपने तो बहुत ज़मीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया, अब महापौर हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि आरक्षण के कारण कभी किसी को अवसर मिल जाता है, पर उसके बाद जब काम करने की बारी आती है तो कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि महिलाएं हैं वो पीछे रहती हैं और पुरुष उनके पति आगे आते हैं। कुछ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल महिलाओं का कम होता है, मुझे ऐसा लगता है। ये बातें बार बार आ रही है कि 33% आरक्षण में फिर ये विषय आ सकता है कि आरक्षण के कारण मतलब महिलाओं को अवसर तो मिल गया, मगर पीछे पर कुछ, जैसे कि मैं अपने ही उदाहरण दे रही हूँ, मैं खुद किसी को देख के राजनीति में आगे बढ़ी। मैंने जब देखा कि एक महिला है वो अच्छा काम कर रही है और वो घर भी अच्छे से देख रही है, प्लस वो पॉलिटिक्स में भी अच्छा कर रही है, उसके कारण हमको, हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो मैं उनको देख के प्रमोट हो रही हूँ, मतलब उनको देख के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है कि नहीं, मैं भी ये कर सकती हूँ। तो उसी प्रकार जब इस प्रकार की भी जो महिलाएं हैं जो मतलब पीछे से उनके हस्बैंड हैं वो काम कर रहे हैं या उनके परिवार के लोग काम कर रहे हैं, और तो वो जब देखेंगे कि नहीं फलाना महिलाएं, चाहे आरक्षण की वजह से हो चाहे कोई भी महिलाएं अगर आ रही हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पर मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि भाई एक महिला का सबसे बड़ा शुभचिंतक उसका पति ही होता है, और जब महिला काम करेगी और उसको काम करने में कोई दिक्कत आएगी तो उसका पति उसका सहयोग करेंगे। अगर कोई दूसरा सहयोग कर रहा है, अगर आप उसको अदरवाइज नहीं ले रहे हैं, तो बैक सपोर्ट अगर हस्बैंड का है या परिवार का है तो इसमें दिक्कत क्या है? मीनल जी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सब नहीं करते हैं, ऐसा है ना, कहते हैं आप जब महिलाएं आगे चली जाती है तो वहीं उनको दिक्कतें होने लगती है। प्रगति वाजपेयी जी, आपसे ज़रूर मुझे समझना है कि क्या रिएक्शन है आपका? अभी आप कह रहे थे विपक्ष भ्रम फैला रहा है परिसीमन के नाम पर, अभी जिस तरह से वंदा जी भी कह रही थी, तो भ्रम फैला रहे हैं, खुश नहीं है। सोनिया गांधी जी के समय ये हो जाना चाहिए था, लेकिन कर तो एक पुरुष ही रहे ना। देखिए, सोनिया गांधी जी की यदि बात की जाए तो इस देश में महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल सोनिया जी हैं। दूसरी बात, इस देश में यदि लोकसभा में, राज्यसभा में या तमाम विधानसभाओं में आप देखें, यदि आज महिलाएं बराबरी से आगे आ रही हैं तो उसको आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी हैं। आपने देखा होगा 73-74 जो अमेंडमेंट आया था संविधान का, उसके चलते महिलाओं को आरक्षण मिला और 15 लाख से ज़्यादा महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनकी संख्या जो है पूरी वो लगभग
40% है। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2023 में राहुल जी ये चिल्ला रहे थे सदन में कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट गए, कोट अनकोट किया और उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सली हैं, ये देशद्रोही हैं। आज ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी, आज ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि ये जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गए? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। दूसरी बात, यदि हम 2 राज्यों की बात करें, ये जो परिसीमन का मामला आ रहा है तो उसमें कांग्रेस पार्टी यदि प्रश्न लगा रही है तो उसे आप ध्यान से सुनिए कि असम और जम्मू कश्मीर, एक जगह जो चुनाव आयोग है वो परिसीमन का काम करता है और एक जगह परिसीमन का आयोग बनाया जाता है जो परिसीमन का काम करता है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है और जिसके कारण कांग्रेस पार्टी लगातार प्रश्न उठा रही है। आरक्षण के हम कभी भी विरोधी नहीं थे, हम आरक्षण के सपोर्टर हैं और महिलाओं को आवाज मिले, महिलाओं को मंच मिले, महिलाएं आगे बढ़ें। कांग्रेस हमेशा यही चाहती थी, चाहती है और चाहती रहेगी। ठीक है प्रगति जी, ये जो अभी आपने कहा, मुझे इसमें एक चीज़ आपसे समझने की मेरी कोशिश है कि अभी कल जब 4 बजे वोटिंग होगी तो आप इसके पक्ष में ही डालेंगे ना वोट? देखिए, जो जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब राजीव जी ने 33% आरक्षण लागू किया तो उन्होंने 5 साल सदन में बात की, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सभी जो इसके फैक्टर्स हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। हम उस पर अड़े हुए हैं और जब उन फैक्टर्स पर बात आएगी तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत लॉस उठाना पड़ेगा यदि इसके विधेयक के विरोध में कोई गया तो। कहीं कुछ लग रहा है आप तो फंस गए। अभी आप कह रही थी कि जातिगत जनगणना अभी करा नहीं रहे थे, अब क्यों करा रहे हैं? मतलब कराएं नहीं तो प्रॉब्लम, कराएं तो प्रॉब्लम। तो जब हमने कहा तो ये कोर्ट क्यों गए? अरे तो ऐसे कैसे होता है? आपने कहा 30 महीने पहले, अब 30 महीने थे, 6 सितंबर 2023 की, मैं 6 या 8 सितंबर 2023 की मैं बात कर रही हूँ, तब से आज 30 महीने पहले हमने दोनों बातें कही, महिला आरक्षण तुरंत लागू कीजिए। अभी हम भी अमित शाह जी का बयान सुन रहे थे कि 2029 के बाद ये व्यवस्था लागू होगी। तो भाई आप क्लियर कीजिए। और ऐसे जो कंफ्यूजन वाला बिल है उसमें कोई भी जो एनडीए के घटक दल हैं या कांग्रेस पार्टी है वो कभी भी हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं और कांग्रेस पार्टी है वो कभी इसका समर्थन नहीं करेगी। एक बात और मैं करना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि लगभग पूरे भारत देश में 21 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या उनके घटक दलों को मिलाकर या उनकी अकेले। कितने प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं महिला, बता दीजिए? एक प्रदेश में है, वो भी आधी मुख्यमंत्री हैं, उनकी चलती नहीं है, जो रेखा गुप्ता जी है दिल्ली की। तो महिलाओं को आरक्षण देने का कौन काम कर रहा है, महिलाओं को आगे कौन बढ़ा रहा है, वो प्रूफ होता है इससे। जल्दी से फिर मैं शताब्दी जी का रुख करूंगी, इसका जवाब देंगे आपको वो। देखिए, महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस खुद इतनी कंफ्यूज है कि वो विरोध कैसे करे और वो समर्थन कैसे करे। पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि देश का पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने संगठन में 33% आरक्षण दिया। हमारे यहाँ तय है कि चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, प्रदेशों में हो, सब जगह महिलाएं। एक दूसरी बात, जब उमा भारती जी जो है वो मुख्यमंत्री बनती है तब आरक्षण को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। जब राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जो है वो विजयराजे जी, जब वसुंधरा जी जब बनती तब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। और युवा मोर्चा जैसे मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा भारती जी थी। तो मुझे लगता है कि हमको इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। महिला सशक्तिकरण का कैसे उदाहरण सोनिया जी हैं, अंधभक्ति कांग्रेस की निशानी है, वो अलग बात है। मैं ये व्यक्तिगत अनुभव से इसलिए कह रही हूँ, मैं 3.5 साल रायबरेली में रही हूँ और मैं जब वहाँ थी तो कांग्रेस की ये थी 2005 तक जो दुर्गति थी वहाँ की, और आज वहाँ जाके देख लीजिए। मैं तो चैलेंज करती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि एक बार हमारी तरफ से चलिए रायबरेली और 20 साल पहले वहाँ क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो इनको अब कोई मिल नहीं रहा है मौका। अभी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि डबल कर दी जानी है। तो ये जो एक शगुफा ये छोड़ रहे थे कि जहाँ पे दक्षिण भारत है या जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे इनके साथ भेदभाव हो जाना है, उन्होंने क्लियर कह दिया कि जहाँ 10 है वहाँ 15 होगी, जहाँ 20 है वहाँ पे 30 होगी। तो मुझे लगता है कुल मिला के इनके पास में कुछ रह जाने वाला है नहीं विषय, और इसके लिए नए नए कंफ्यूजन जो है नरेशन सेट करना, नैरेटिव सेट करना। कुल मिला के टाइमिंग का ही सवाल वो भी कर रहे हैं, आप भी वही करें। टाइमिंग ही जानना है शताब्दी जी, टाइमिंग बताइए। टाइमिंग 29 तक खींचेंगे या 34 तक जाएगा? मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। बार बार ये 73वें 74वें संशोधन की बात करते हैं। ऐसा होता है कि जब आप कोई आरक्षण ला रहे हैं, कोई भी नई व्यवस्था ला रहे हैं, आप अचानक से जो है उसमें कुदा दीजिए महिला को, वो
क्या समाज, व्यवस्था और राजनीतिक दल और महिलाएं, उनकी तैयारी आप पिछले 10-12 वर्षों में उठा के महिलाओं की स्थिति आप देख लीजिए, कहीं भी उनकी सोशल पोजीशनिंग जो है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, व्यवस्थाओं में हो, आज अभी आप जाइए खरबूजा तरबूजा खरीदने, यदि जो महिला है वो QR कोड लेके बेच रही है, तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो अर्थ में हो, चाहे वो समाज में हो, महिलाओं के नाम पे चल संपत्तियां नहीं होती थी, आज घर जो है महिलाओं के नाम पे है। हाँ। राशन कार्ड में मुखिया महिलाएं हैं, तो हमने वो जमीन तैयार की है, उनके लिए वो क्षमता संवर्धन ट्रेनिंग का काम किया है, उनको वो अवसर प्रदान किए हैं, चाहे वो हम स्टार्टअप की बात करें, हम जनधन खातों की बात करें, मुद्रा लोन की बात करें, महिलाएं आज मानसिक और सामाजिक और एक तरह से व्यवस्था रूप में तैयार हो चुकी है। हर्षिता जी सारी चीजें गिना दी आपने। अभी मैंने कुछ बोला, आपने सुना था, सिर्फ 6% महिलाओं को हिस्सा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। आप जानते हैं कि कितना बड़ा उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भी है और कितना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र में सत्ता में आने में निभाता है। वहाँ नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, 8 से 10%। क्यों फिर? देखिए, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 80 सीटें वहाँ से, सबसे बड़ा लोकसभा की दृष्टि से प्रदेश है। ये विषमताएं हैं और ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। इसी को लेकर एक आरक्षण सब जगह लागू होगा जब 33% होगा। किसी ने रोका थोड़ी था, और पार्टियों को देनी थी टिकट। इसीलिए देखिए, पार्टी ने दिया। मैं जिस बिलासपुर से आती हूँ वो सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, लेकिन वहाँ की मेयर है पूजा विधानी, एक महिला, वो ओबीसी के लिए आरक्षित है, वो महिला के लिए आरक्षित नहीं है। आप अंबिकापुर देख लीजिए, वो महिला के लिए आरक्षित नहीं है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिला पुरुष से बेहतर वहाँ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, अवसर कौन मिलेगा। कुछ राज्य पीछे, ये विषमता है। इसी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, संगठन और सरकार दोनों ने इस फैसले को लिया है कि 33% आरक्षण का अधिनियम विधेयक अभी आज और 2026 में पारित करवाना। ठीक है, हम दशकों से इंतजार कर रहे हैं। अभी और कितना करना है? टाइमिंग पे बोलिए, वंदना जी और प्रगति जी इसी पर जानना चाहती है, टाइमिंग बता दीजिए। देखिए, ये जो समय है ये बहुत समीचीन समय है। इस समय पर इस टाइमिंग का सही सदुपयोग करके सर्व दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि इतना लंबा इंतजार हो गया, इतना लंबा इंतजार हो गया, आपने 2024 में क्यों नहीं लागू किया, आपने 2023 में क्यों नहीं लागू किया, तो अब 2026 में इसमें चर्चा हो रही है और 2029 में लागू हो जाएगा, अन्यथा 2034 तक इंतजार करें। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि अगर किंतु परंतु लगाकर हमारी मानसिकता नहीं है कि हम महिलाओं के इस आरक्षण बिल को समर्थन दें। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि 15 लाख से ज़्यादा आज जो जनप्रतिनिधि पंचायतों में हैं, सक्षम हो चुकी हैं, वो अपना भला और बुरा समझती हैं। निश्चित रूप से जो भी विपक्षी दल इसका समर्थन नहीं करेंगे, आने वाले समय में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सही टाइमिंग है, इसी टाइमिंग में हम सबको अपना समर्थन देना चाहिए, किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। ठीक है, सलीम जी बताइए, कितनी स्थिति बदलेगी भारत में, महिलाओं की कितनी स्थिति बदलेगी? बहुत ईमानदारी से। नहीं, स्थिति तो संपूर्ण रूप से बदलेंगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज पार्टी रही है। हाँ। और कंफ्यूज में प्रगति दीदी ने बोल रही थी, साबानो पाखंड प्रगति दीदी को याद करना चाहिए। आपने महिलाओं को कितने पीछे ढकेल दिया 3 तलाक के मामले में। आज महिलाओं का उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी आपने लोकसभा में एक बिल पारित किया महिलाओं को पीछे धकेलने के लिए। नारी शक्ति आपने किसको दिए? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है जो महिलाओं का वंदन अभिनंदन करने वाली है। इस्लाम में भी लिखा कि माँ के पाँव में जन्नत है। सिर्फ महिलाओं को दबाने का, कुचलने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार महिलाओं को बराबर अधिकार देने का काम कर रही है। तो आप लोगों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि मोदी जी का आप लोग को समर्थन करना चाहिए कि मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। सलीम जी, उनके पेट में दर्द नहीं है, वो तो सिर्फ समय पूछ रहे हैं। आप परिसीमन से ना जोड़े ना इसको, परिसीमन से ना जोड़ेंगे तो वक्त पे आ जाएगा ये जमीन पर। नहीं तो वरना कानून तो 2023 से है ना। 2023 से कानून था, उसके बाद लगातार मोदी जी ने सबसे साथ समाज का विकास करके मोदी जी ने उत्थान का कार्य किया है। कांग्रेस ने क्या कार्य किया ये बताइए। ठीक है, वंदना जी बताएंगी कांग्रेस ने क्या किया है। वंदना जी बताइए। आपको क्लियर करना चाहिए कि आपने 3 तलाक की मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी नरक जैसी हो गई थी। मोदी जी ने उनकी जिंदगी को संवारा। आप लोग में उसमें भी पेट में दर्द हुआ, अभी जो भी आ रहा है उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है। ये समझ से परे है। ठीक है, ठीक है, दे दीजिए सर माइक जल्दी से। कांग्रेस ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के
राज्य से लेकर के केंद्र तक के नेताओं को यदि देखेंगे तो उनके मन में ये प्रश्न रहता है। सोनल जी, यदि कांग्रेस यदि काम नहीं कर रहती, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अगर हम काम नहीं करते तो शायद आप यहाँ पर नहीं बैठे, आज मेरी बहन मेयर बन करके नहीं रहते, और आप सब पहले भी बहुत ही अच्छे पद में पहले रहे हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया ये आप अंतरात्मा से बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अलग बात है कि आप पार्टी में रहते हुए आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए यह प्रश्न पूछते हैं। दूसरी बात यदि मैं बात करूं, मैं अभी जो परिसीमन की बात हो रही है, एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ, सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए, क्योंकि आप महिलाओं को अधिकार की बात बोलते हैं और यहाँ पर महिलाओं की आवाज को दबा रहे हैं। सुनिए ना। दूसरी बात, मैं एक प्रश्न पूछी थी मैं कि 2023 में गृह मंत्री जी ने कहा था कि पहले जनगणना होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद ये आरक्षण लागू होगा। अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना को आधार क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि 2011 से लेकर के 2026 तक की बात करूं, बहुत अंतर मिलता है इसमें। तो जो आधी आबादी पूरा हक की बात करते तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, आपको महिलाओं को यदि यहाँ पर आरक्षण देना है, 33% आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना है, किंतु परंतु ये सब क्यों? अब जो नियम है उसको आपको लचीला बनाना चाहिए। लेकिन आप नियम कानून को आप देखिए, किंतु परंतु तो कांग्रेस कर रही है। समय सीमा नहीं बता पा रहे हैं, समय सीमा नहीं बता रहे लीजिए ना। देखिए, आप ये क्यों कह रहे हैं? वन्ना जी मैं बहुत शांति से रखी मैं, वन्ना जी, लेकिन इन लोगों आप को ये सुनने क्यों की कह रहे क्षमता हैं? नहीं है। किंतु वो तो आप एक समय बता दीजिए, 2029 समय तक बताया इंतजार ना, करें, 2029 18 अप्रैल 2026 को ये बिल पारित हो रहा है। 18 अप्रैल को ये पारित हो जाएगा। 18 अप्रैल को ये पारित हो जाएगा। अभी चर्चा हो रही है उसमें। यहाँ भारत की अरे जनता ये कंफ्यूज कर रहे हैं। 2026 ही उसकी टाइमिंग है और 2029 में लागू हो जाएगा। आपके माध्यम से एक बात बता दूं मैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनको आरक्षण के मत पर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो उलझ रहे हैं, हम परिणाम दे रहे हैं, भ्रम फैलाते हैं कि हम इनके आरक्षण के मत में नहीं है। ये गलत है, ये अफवाह है, और हम चाहते हैं, मेरी समझ से परे है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप साहब है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप साहब है, आप जो यहाँ पर बैठे हैं, सब हम परिणाम दे रहे हैं। सबसे बड़े उदाहरण मुझे समझ में नहीं आता है, इसीलिए हाँ, आप बोलिए। बस मेरा एक ही सवाल है, परिसीमन से क्यों अलग नहीं रख रहे भाई? बस मेरा एक ही सवाल है, क्यों अलग नहीं रख रहे परिसीमन से? आप बता दीजिए। आप प्रक्रिया में उलझ रहे हैं, हम परिणाम दे रहे हैं। बस मेरी बहन से मेरा एक ही सवाल है, एक मिनट हर्षिता, बस मेरी दोनों बहनों से मेरा एक ही सवाल है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपकी और हमारी जैसी बहनें हैं वो विधानसभा और संसद में रहें? बस मेरा एक ही सवाल है, आप प्रक्रिया में क्यों उलझा रहे हैं? आप लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? देखिए, ये मेरा और तेरा ये विषय नहीं है। आपके ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अड़चने 2011 में किसकी सरकार थी? वन्ना जी, बता रही हूँ किसकी सरकार थी? मुझे बताइए। देखिए, 2011 में कांग्रेस की जनगणना हुई सरकार थी, थी, सार्वजनिक किया आपने रिपोर्ट, सरकार थी, क्यों नहीं किया आपने? सरकार थी, क्यों नहीं किया? सारे नियम भारतीय जनता पार्टी के जो अगर उस विपक्ष में रहते हुए यदि आवाज नहीं उठाते तो शायद हो सकता था ये पारित हो जाता। और हम तो मतलब ये समझूं कि तब भी ईमानदारी से प्रयास नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा, ये समझूं मैं। अभी भी देखिए, आप देखिए, हम 2023 में वहाँ पर जब हम पंचायत में आरक्षण दिए तब भी आप किंतु परंतु किए कि तुरंत इसको लागू कर दीजिए ताकि 2024 में आंतरिक विरोध की बात की। आज जब हम इस विधेयक को ला रहे हैं तब भी आपका विरोध। आप चाहते क्या है? आप महिलाओं को राजनीति में नहीं चाहते तो स्पष्ट बोलिए। देखिए, एक मिनट, 2011 की गणना हुई, उसके बाद 2012 में आप लोग थे, 2013 में आप लोग थे, 2014 में आपको हटाया गया। 10 साल आप लोग बहुमत के साथ में थे, उस समय क्यों नहीं लाया? देखिए, इनकी आदत है, चाहे सीए की हम बात करें, हम SIR की बात करें, हम नोटबंदी की बात करें, हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, कुल मिला के इनके पास कोई राजनीतिक मुद्दे हैं नहीं। और राजनीतिक मुद्दों का ना होने के कारण जो है वो एक तरह से किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। आप ये बताइए कि 2011 की जब जनगणना हुई, आप 12, 13, 14 तक क्यों नहीं आए? बिल्कुल आरक्षण क्यों नहीं लागू किया आपने? आपने प्रश्न किया, आप सुनिए।
शाहबानो इंतजार कर रही है 2014 से लेकर कांग्रेस के के अभी जवाब का कितने वैसे। साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन अपने आप समय लोगों का की बताइए ना सरकार- आप। अरे आप लोग की सरकार आप अपने है, समय का आप लोगों को बताइए। जवाब देना चाहिए। आप लोग 70 साल का आप हिसाब बता रहे हो ना, बताते हैं। आप- आपको यदि मैं मोदी जी का यदि बोलूं ना कि क्या किए, अभी महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं को आज पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रणसिंह आज नीति महिलाएं का सुरक्षित नहीं है, आज महिलाएं सुरक्षित, सुनिए, बेटी बचाओ ना- बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते देखिए, हैं, बेटी बचाओ सबसे बेटी बड़ी पढ़ाओ का चीज नारा लगाते हैं। एक मिनट नैना कोई नहीं 2023 में केवल प्रश्न इतना है कि 2023 में उन्होंने कहा जनगणना करेंगे, परिसीमन करेंगे, फिर आरक्षण लागू करेंगे। 2011 में क्यों नहीं आप लाए? ये कह रहे हैं कि मोदी जी 2026 ने में राम वो मंदिर आरक्षण लागू बनाया, करके मोदी परिसीमन जी ने करेंगे, 3 तलाक जनगणना खत्म करेंगे। करवाया, ठीक है, मोदी जी ने 500 कश्मीर में भारती का झंडा फहराया। और क्या करे 543 मोदी जी, इतने कम समय में सब मोदी जी। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मुझे प्रतिक्रिया लेनी है, जल्दी से। 543 सीट पे आरक्षण ला दे मोदी जी बिना जनगणना कराए। पहला मैं बोल रही हूँ कि 543 बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ अभी, या फिर आधी आबादी को पूरा हक दीजिए 50%। और 814 सीटें कहाँ से आई? सरकार ने कहाँ से आंकड़े निकलवाए कि यहाँ इतनी सीट? 850 जो ये आंकड़े दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो आंकड़े कहाँ से आए आप ये बताइए, वो आंकड़े कहाँ से आए? आप ये देखिए, वो पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है प्रगति जी, कि कौन महिला प्रगति जी, हितैषी अच्छा, है, ठीक कौन है, महिला प्रगति हितैषी जी, नहीं है। पीछे मत जाइए, आगे की बात करेंगे। आप चाहते हो ना ईमानदारी से जो महिलाएं आप आगे लोग बढ़ें। आंकड़े सुनिए। बता रहे हैं कि 850 सुनिए। होगी करके, वो आंकड़े कहाँ से आए? वो आंकड़े कहाँ से आए? आप ये बता दीजिए, कहीं नागपुर के आरएसएस वहाँ से आया तो नहीं? कहीं आप आसमान से लोगों को टूट तो गए? सपने में भी आरएसएस कार्यालय नागपुर ही दिखाई देता है। मुझे लगता है अभी स्पष्ट कहा गृह मंत्री जी ने कि जहां भी सीटें हैं, जितनी सीटें हैं 50% बढ़ेंगी, और 50% बढ़ेगी तो उन्होंने इसीलिए कहा कि केजी के बच्चे को भी जो समझ में आ जाए मैं उस भाषा में बताऊंगा। वो सीधा कह रहे हैं कि जहां 10 सीटें हैं वहां 15 होंगी, जहां 20 है वहां 30 होंगी। उदाहरण के तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहां 80 वहां 120 होंगी। ये क्या आंकड़े नहीं समझ में आ रहे हैं? यही ये तो- क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब कोई ना कोई प्रश्न चाहिए आपको, आप लोगों को ना कोई प्रश्न बनाना है आप लोगों को। यही बड़ा आप सफलता लोग के है। साथ आप ये बताइए आपकी आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? आबादी को 50% होना चाहिए। एग्री करेंगे आप? बिल्कुल 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 करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। अगला कदम वही रहेगा, आप देखिएगा, अगला कदम रहेगा। देखिए हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पूरे देश ने 30 और 33% आरक्षण दिया। वहां छत्तीसगढ़ की हम बेटियां हैं और यहाँ का हम रिप्रेजेंटेशन करते हुए जरूर कहेंगे, ये जरूर कहेंगे, ये जरूर कहेंगे। सुन लीजिए वंदना जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए वंदना जी, सुन लीजिए, अब तो मजबूरी सुन होगी। लीजिए, सुन लीजिए। आप क्या आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, है ना? जब 50% आरक्षण पंचायत में देने की बात आई तो छत्तीसगढ़ देश का वो पहला राज्य था जहां से हम आते हैं। आज पूरे देश में 56% महिलाएं, मैं आंकड़े उठा के बोल रही हूँ, 56% महिलाएं पंचायत में हैं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। आप बात करिए, हमारे यहाँ पे कमलेश कांगड़े जी भी हैं, हमारे यहाँ पे जो है वो रूप कुमारी चौधरी जी भी हैं, हमारे यहाँ पे राज्यसभा में भी आपकी तरह से आयात नहीं करना पड़ा है हमको, हमारे यहाँ लक्ष्मी वर्मा जी है। तो महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के लिए हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सजग है, कितनी जवाबदार है। उसके लिए सर्टिफिकेट कांग्रेस से नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में तो खुद अभी एक सांसद है महिला आपकी, उनको बोलिए कि कुछ महिलाओं के लिए मजबूती से काम करके आवाज उठा पाए। देखिए, महिला आरक्षण का तो कांग्रेस विरोध नहीं करी। महिला आरक्षण बिल लाने वाली ही कांग्रेस है। राज्यसभा में जब बिल पास हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, उसका तो विरोध कांग्रेस ने ना पहले किया ना अभी कर रही है। बात आ रही है परिसीमन की, जो एक गुप्त एजेंडा जो था, आज उस एजेंडा विपक्ष के दबाव में आज गृह मंत्री ने स्वीकारा कि साउथ में भी सीटें बढ़ेगी, वरना साउथ की सीटें कम होती और उत्तर प्रदेश की अभी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। यही भ्रम आप फैला रहे हैं। ये भ्रम ना फैलाएं। जो सांसदों को पर्चे बांटे गए थे, आप महिला विरोधी हैं, जो सांसदों को पर्चे बांटे गए थे, कांग्रेस विपक्ष ऐसा ही विरोध नहीं करता। विपक्ष कांग्रेस भ्रम फैला
रही है। विपक्ष आपके पास कोई आधार नहीं है, आधार नहीं है, विपक्ष बिना ऐसे आधार के विरोध नहीं बात न करता। करें। निराधार है, निराधार है। अभी मुझे विपक्ष सबका ऐसा ही एक विरोध नहीं रिएक्शन करता। लेना है, ठीक है सर। हमेशा लड़ते रहे लेकिन महिलाओं को नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। राजनीति में यदि वो संख्या बल में होंगी तब वो कोई ऐसे निर्णय भी ले पाएगी। प्रॉक्सी राजनीति की जो बात करते हैं शायद फिर वो पीछे हट पाएगी, लेकिन यह है कि ईमानदारी से जो दल है वो उनको टिकट देंगे और वो उनको वो करने देंगे। लेकिन एक मैं यहाँ पर आज सुबह से मैं देख रही हूँ सारी कार्रवाई चल रही है, एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। आप कभी जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, कभी हट जाते हैं, वो अपने फायदे नुकसान के, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, वरना पूछना तो मुझे समाजवादी पार्टी से था। लेकिन मुझे बताइए, आज शुरुआत में स्मृति ईरानी जी के लिए अखिलेश यादव ने जिस तरह से शुरुआत की वो मुझे अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या बोला आपको पता है कि वो सास बहू वाली कहाँ गई। आप लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग इस पे बोल रहे हैं कि नियत नहीं है, लेकिन आप ये बताइए महिलाओं की इज्जत करना शुरू कर दीजिए, उन्हें मत दीजिए आप आरक्षण, लेकिन इज्जत तो करना शुरू कीजिए। किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल आपने लोकसभा में किया उनके लिए? अपमान होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी महिला के लिए, चाहे वो छोटी हो, सांसद हो, विधायक हो या दिहाड़ी मजदूर हो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, अब चूंकि वक्त मेरे पास कम है, रिएक्शन लूंगी जल्दी जल्दी। वंदना जी, सब कुछ भूल जाइए, एक महिला होने के नाते कैसे सशक्त वास्तव में होंगी आरक्षण के साथ, या कुछ और करना होगा? दीजिए ना मोदी जी को सलाह, उसके बाद फिर सवाल उठाइएगा कि ये नहीं हुआ। देखिए, मोदी जी को सलाह देने की यदि बात है तो वो अपने ही खुद के जो मंत्री हैं उनकी बात नहीं सुनते तो विपक्ष की बात कहाँ सुनेंगे। ये अलग बात है कि हम जो बोलते हैं उसी रास्ते पे चलते हैं, चाहे जाति जनगणना की बात करूं, चाहे आरक्षण की बात करूं, चाहे मैं कोरोना काल की बात करूं, चाहे ये किसानों की बात करूं, तो यही बात है कि यदि यह नियम 33% आरक्षण यदि जल्दी लागू होता है तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है, वो सशक्त बनेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन आएगा नहीं, आना चाहिए, और ये परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। कैसे सुधरेगी, कैसे सुधरेगी? रोकेंगे तो देखिए, उसमें हम लोग समर्थन करते हैं। अच्छा नहीं, देखिए मैं बहनों से, अपनी बहनों से आग्रह करती हूँ, आप हर चीज में प्रश्न चिन्ह मत लगाएं। एक मंत्री है तो दिक्कत है, 33% आरक्षण कर रहे हैं तो दिक्कत है, हर चीज में आप दिक्कतें करोगे। नहीं, देखो मैं एक मानव धर्म को निभाइए। आप विपक्ष में हैं मगर आप एक महिला हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आपके जैसी महिलाएं, मीनल जी, क्या सुधार चाहिए, जरूरत है सिर्फ उनको राजनीति में? देखिए मैं यही, हो जाएगी उनकी स्थिति या कुछ और बेहतर कर पाएंगे? देखिए मेरा यही कहना है कि जो चीजें महिलाएं सोच सकती हैं वो जरूरी नहीं है कि पुरुष वर्ग भी सोच पाए। अगर नीति निर्धारण और कुछ निर्माणकार और जो हम निर्णय करते हैं, भाई अगर 33% महिलाएं हैं लोकसभा विधानसभा में आएंगी तो वो सिर्फ बैठने के लिए नहीं आएंगी, वो बाकायदा हमारी जैसी यहाँ सशक्त बहनें, चाहे वो दोनों दल से हो, सशक्त बहनें अगर चुनकर जाती हैं तो जहाँ पे निर्णय लिया जाता है, जहाँ पे नीतियों का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे हम बहनें हैं, उसमें भागीदारी होंगी। तो इसमें मेरी इन बहनों को क्या दिक्कत हो सकती है? हम कुछ अच्छा करेंगे, हम सब बहनें मिलके हम अपने शहर और प्रदेश के लिए अच्छा करेंगे। एक लाइन की बात है कि महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जो अभी तक विपक्षी समस्या है वो ना समझे, उनको नीति निर्धारण में भी उनका हक मिलना चाहिए, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। रक्षिता जी, जल्दी से एक कोई पॉइंट बोल दीजिए जिससे आपको लगता है सशक्त हो जाएंगी महिलाएं। मुझे लगता है जहां लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ेगा आरक्षण के बाद, हर तीसरी विधायक महिला होगी, हर तीसरी सांसद महिला होगी, वहां पे जब भी कोई नीति निर्धारण होगा, वहां जब भी कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ का रिव्यू होगा, कोई भी नए क्षेत्र में बजट को लेकर बातचीत होगी, तो मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से जब उनका प्रतिनिधित्व वहाँ बढ़ेगा तो एक सकारात्मक सोच के साथ, उनके रिप्रेजेंटेशन के साथ एक ऐसा युगांतर परिवर्तन, नवनिर्माण हमको भारत में देखने को मिलेगा, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक गेम चेंजर के रूप में है। और महिलाओं की जो सोशल पोजीशनिंग है इस पॉलिटिकल बिल से वो आएगी। और बात रिप्रेजेंटेशन की करने की बात है तो मैं ज़रूर कहूँगी, हमारे यहाँ जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर जो है वो रक्षा मंत्रालय तक महिलाओं ने संभाला है। इनके पार्टी में तो इतनी उदारता भी नहीं है, इतनी उदारता भी नहीं है। प्रियंका गांधी के ज़्यादा योग्य होने के बावजूद राहुल को ही वारिस बनाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ,
महिलाओं का जो गालियों में इस्तेमाल होता है वो बंद करवा पाएंगी? रेप की जो घटनाएं हो रही हैं वो कम करवा पाएंगी? इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है महिलाओं के साथ वो करवा पाएंगी? निश्चित रूप से जैसे ही सोनल जी, शताब्दी जी, जिस तरह से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, सवाल उठे हैं, ये खत्म करवा पाएंगी? महिलाओं की यदि पद प्रतिष्ठा मिलती है तो कहते हैं कि उनका कैरेक्टर ऐसा है, इस वजह से उनको प्रमोशन मिला, इसे खत्म करवा पाएंगी या नहीं करवा पाएंगी? निश्चित रूप से जैसे ही 33% आरक्षण लागू होगा, न केवल 33, 50% से ज्यादा आपको महिलाएं नेतृत्व करते हुए दिखेंगी। उनकी वजह से वो अब नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभाएंगी। महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि संवेदनशीलता से वहां बैठेंगी महिलाएं, निर्णय लेंगी और देश की दशा और दिशा बदलेगी। तो वो उन्हें सशक्त बनाना है, उसे आंकड़ों में नहीं बदलना। नहीं, निश्चित रूप से वो सशक्त होंगी ना जब निर्णय प्रक्रिया में शामिल होंगी। ठीक है प्रगति जी, जल्दी से। देखिए, बस सरकार से विपक्ष यही गुजारिश कर रहा है और विपक्ष का यही विरोध है कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ ना जोड़े। सबसे बड़ी बात, आप जनगणना कराइए, महिलाओं को आरक्षण दीजिए। कभी भी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी और हम महिला आरक्षण के पक्ष में थे और हैं। ठीक है, सलीम जी को दे दीजिए। महिला को सम्मान बढ़ाने वाला बिल है और चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला रहा है, उन्होंने ही महिलाओं के सपनों को पूरा करने का कार्य किया है, इसलिए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाएं हमारी सहयोगी बनेंगी और लगातार कार्य होगा और विकास होगा। जैसे हमारे महापौर जी बता रहे थे कि महिला के साथ, महिला को घर चलाने के साथ देश चलाने का भी अनुभव होगा, ये मोदी जी सपना पूरा कर रहे हैं। तो भाई ये मौका तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिया था, इसके लिए आपको जो है उसका आभारी भी रहना चाहिए। मैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की बात सोनल जी, सभी की भूमिका रही, सभी दलों की भूमिका रही, ऐसा कुछ नहीं है। पद पे बैठाने से महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, पद मिल जाए उससे महिलाओं का सम्मान कतई नहीं होता है। वाकई में महिला जब सशक्त होगी, जब वो अपने लिए लड़ पाएगी, अपनी बात कह पाएगी खुलकर, और उसके साथ जो अत्याचार होते हैं वो खत्म हो जाएंगे देश में, तभी शायद स्थिति बेहतर होगी, वो सशक्त बन पाएगी। और ये जो पार्टियां समय समय पर वोट पर अपने घोषणा पत्र में कहती हैं इनको 1000 देंगे, इनको 3000 देंगे, इनको 2000 देंगे, ये कहना जिस दिन बंद करेंगी और आत्मनिर्भर हो जाएंगी, उस दिन महिला सशक्त हो जाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार INS 24/7 की इस न्यूज रूम की शोभा बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी, आपका भी विशेष तौर पर कि आपने इन तमाम महिलाओं के बीच अपनी बात रखी है। और मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INS 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।